हेलो एवरीवन, रेडिक्स सॉर्ट पे ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर बनाया है। आप वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो जहाँ से प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था ना, वहीं से अपना लेक्चर अब स्टार्ट करेंगे। और ये जो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, मैं एक बार उनको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझाता हूँ अच्छे से। और फिर हम लोग धीरे धीरे डाइव इन डीप करेंगे चीज़ों में। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन द फर्स्ट पास वी सॉर्ट द गिवन डेटा एट द लीस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस। ये हमने देखा था, लीस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे हम सॉर्ट करेंगे। इन द सेकंड पास आउटपुट ऑफ द फर्स्ट पास इज सॉर्टेड एट द सेकंड लीस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस। दैट इज आल्सो वेरी ऑब्वियस। ठीक है, सेकंड लीस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे करेंगे। तो इन kth पास आउटपुट ऑफ k माइनस वन पास इज सॉर्टेड एट द kth लीस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस एंड proceeding in similar manner we go up to pass is equal to maximum number of digits available in the data। तो वही हमने बताया था आपको, पहले मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे, उसके डिजिट्स देखेंगे और उतने हम पासेस चलाएंगे। ठीक है, ओके। तो इन kth पास k डिजिट फ्रॉम राइट विल बी सॉर्टेड। तो ये ध्यान रखना है, k डिजिट फ्रॉम द राइट, हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट से नहीं स्टार्ट कर रहे थे। आई होप याद आ रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट, टू सॉर्ट एलिमेंट्स डिजिट बाय डिजिट वी यूज काउंटिंग सॉर्ट एंड हेंस रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स विल बी मेंटेन्ड। है ना, रिस्पेक्टिव ऑर्डर मेंटेन करेंगे मतलब स्टेबल आएगा। तो ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, रेडिक्स सॉर्ट भी एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ठीक है जी, चलो आते हैं आगे। हाँ जी, तो अब देखो आराम से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको कोड दिखाते हैं कि हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये जो हमने सीखा कि हम राइट टू लेफ्ट नंबर को देख रहे हैं और डिजिट बाय डिजिट चल रहे हैं, काउंटिंग सॉर्ट चला रहे हैं एंड सॉन, तो वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या था बेटा? मैक्सिमम एलिमेंट निकालना। तो लेट अस सपोज हमने एक एलिमेंट डिफाइन करा m। मैं पूरा कोड नहीं लिखूंगा, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक आइडिया दे करके भाग जाऊंगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज m के अंदर हम मैक्सिमम एलिमेंट निकाल रहे हैं एरे का। ठीक है, m इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एरे a हैविंग n एलिमेंट्स। ठीक है, तो n एलिमेंट्स का एरे a है और उसका मैक्सिमम हमने m में निकाल लिया। अच्छा, अब इसमें कितने डिजिट्स हैं वो कैसे पता लगेगी? तो जितनी इसमें डिजिट होंगे उतने हमारे पासेस होने वाले हैं। तो डिजिट्स कैसे पता लगेंगे? बार बार हम 10 10 से डिवाइड कर करके देखेंगे, है ना। 10 से, फिर 10 से, फिर 10 से एंड सॉन। जैसे सपोज कर लो 1 2 3 4 ये नंबर है, तो इसमें कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, तो आप पहले 10 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा 1 2 3। फिर 10 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, फिर 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, फिर 10 से डिवाइड करोगे तो 0 बच जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने 4 बार इसको 10 से डिवाइड किया है ना। तो यही इसमें 4 डिजिट्स हैं। तो यही चीज अब हमारे को देखनी है। तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, देखो हम तो बार बार इसको 10 से कर रहे थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ बेटा, 1 2 3 4 को मैंने, अगर सीधा मैं बात करूँ 1000 से डिवाइड करा तो आंसर बेटा 1 आएगा। क्वोशंट देखो, रिमाइंडर को छोड़ दो, बस क्वोशंट देखो, 1 आएगा। लेकिन 10,000 से किया तो बात नहीं बनने वाली, 0 आ जाएगा आंसर। तो 1000 तक मतलब हमने इसको एक किस्म से डिवाइड करने की कोशिश करी है। तो पहले 10 से डिवाइड करा होगा, ऐसे समझो। पहले ऐसे समझो आप, 1 2 3 4 को पहले मैंने 1 से डिवाइड किया होगा, फिर मैंने 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड किया होगा, फिर 1 2 3 4 को 100 से डिवाइड किया होगा, और फिर 1 2 3 4 को 1000 से डिवाइड किया होगा। टोटल मैं बोलूंगा 4 पासेस, यही हम 4 पासेस चलाने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी समझा दूंगा ये चीज बेसिक क्या चल रहा है। ठीक है, बट मैं अभी बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो मैक्सिमम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे फॉर पासिस p इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर साथ में क्या करना होगा, p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय 10, बार बार मतलब 10 से मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट आया था m डिवाइडेड बाय p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 1 से लेकर के हम m बाई पी ग्रेटर देन 0 तक जाएंगे और p इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 10 बार बार हम करते चले जाएंगे। तो ये मैंने लिखा था 1 2 3 4 बाय 1 कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले, फिर 1 2 3 4 बाय 10, फिर 100 और फिर 1000। यही हमारे टोटल 4 पासेस है और यही हमारे को यहाँ पे बता देगा कि जितनी डिजिट्स हैं उतने पासेस चल जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो बेसिकली बेटा ये लूप कितनी बारी चल रही है, अगर हम बेस 10 लेकर के चल रहे हैं तो लॉग बेस 10 m, क्योंकि हम m को बार बार p से डिवाइड करते चले जा रहे हैं, है ना। तो आई थिंक ये सब तो पता ही होगा आपको। ये सब चीजें मैंने आपको जब डेटा सेट एल्गोरिथम स्टार्ट करवाया था, वहां पे जब मैं कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सिखा था, इटरेटिव एल्गोरिथम्स की याद करो, वहां मैंने आपको ये सब बता रखा है। तो आई थिंक आप देखते बता दोगे, लॉग बेस 10m इतनी बारी रफली, +1 -1 को मारो गोली, रफ बात करो भाई, इतने टाइम्स लूप चलेगी, डेट्स इट। ठीक है जी, ओके। तो बेस की भी कोई औकात नहीं, उसको हटा दो, है ना, क्योंकि वही बात है, वो कांस्टेंट होता है। तो लॉग एम टाइम्स हमारी ये लूप चलने वाली है। चलो जी, अब आ जाओ जी अंदर। अब हम कैसे करेंगे, हमने हर बारी मतलब जितने पासेस हैं उतनी बारी हमने काउंटिंग सॉर्ट को कॉल किया था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं काउंट सॉर्ट
और क्या किया, ए एरे हैविंग एन एलिमेंट्स एंड पी इज द पास। ठीक है, ओके। तो ये हम बस कॉल करेंगे, दैट्स इट, ये है हमारी रेडिक्स सॉर्ट। अब बस काउंट सॉर्ट को हमने कॉल किया, तो काउंट सॉर्ट को मैं आप चला करके दिखा देता हूँ कि वो हम कैसे चलाने वाले हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करिए हमने काउंटिंग सॉर्ट में, बेसिक आइडिया वही है। सो लेट मी शो यू दैट ए एन एंड पी, यहाँ से जो भी वैल्यूज होंगी वो आ जाएंगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम नहीं बना रहा मैं, आप सोचोगे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहा हूँ एंड आप बोलोगे सर यहाँ पे इंट नहीं लिखा आपने, इंट ए इंट एन और ये सब नहीं लिखा, ये मैं बिकॉज जस्ट आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। चलो जी, तो काउंट सॉर्ट में आ गए हम, ए एन पी ले आए। अब बताओ हम कैसे शुरुआत करेंगे, तो हमारे को लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग सबसे पहले चलना था। तो लास्ट डिजिट आप निकालोगे कैसे? अगर आपने लास्ट डिजिट निकालने में कामयाब हो गए तो हमारी बात बन जाएगी। ये देखो, जैसे ये हमारे पास था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, है ना, ये था ना हमारे पास ये एरे जो हम लेकर के चले थे। तो सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग चलना था, मतलब 107 में से 7 चाहिए, 9 का तो ऑफ कोर्स ये 9 ही आएगा, 91 में से 1 चाहिए, 139 में से 9 चाहिए, 532 में से 2 चाहिए, 58 में से 8 चाहिए और 711 में से 1 चाहिए। वो कैसे लाएंगे? तो ऑफ कोर्स अगर आप थोड़े से प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट ठीक ठाक हैं और आपने अगर मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट देख रखी है, तो आप एक झटके में बताओगे। ये देखो, जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ आपको, 711 है, इसमें से ये वन अलग करना, तो कैसे करोगे आप ऑफ कोर्स बोलोगे 711 परसेंटेज 10 कर लेना। परसेंटेज 10 मतलब रिमाइंडर निकाल लेना, तो रिमाइंडर निकालोगे तो ये वन बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा जी, अब अगर आपको ये वाला वन बाहर चाहिए तो फिर आप क्या करोगे? जैसे मैं आपको बोल दूं 711 है, ये वाला वन आपको बाहर चाहिए, तो आप क्या करोगे भाई, 711 डिवाइडेड बाय 10 कर लेना, और फिर जो आंसर आएगा उसको मॉड 10 कर देना। तो 711 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा बेटा, 71, और 71 मॉड 10 करोगे तो लास्ट डिजिट अलग हो जाएगी, मतलब ये 10 से अलग हो जाएगी, और फाइनली बना जाएगा। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको कहूँ कि 711 में से मेरे को ये 7 बाहर चाहिए, ये 7 बाहर चाहिए, तो आप क्या करोगे, 711 को 100 से डिवाइड करोगे और परसेंटेज 10 कर दोगे, हमारे पास आंसर निकल आएगा, ये 7 आ जाएगा बाहर। ये चीज पकड़ में आ रही है ना? बस अगर ये चीज पकड़ में आ रही है तो हमारा काम खत्म है, कुछ बचा ही नहीं है। तो अब मैं बस यही करूंगा, सबसे पहले तो जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे जो ये इसमें हम डिवाइड बाय, ये देखो, अब एक बढ़िया बात बताऊं आपको, पास नंबर 1 में आप 1 से डिवाइड कर लेना, और 1 से डिवाइड करने से आपको पता है कुछ होने ही नहीं वाला। पास नंबर 2 में आप 10 से डिवाइड कर लेना, पास नंबर 3 में आप 100 से डिवाइड कर लेना, एंड सो, समझ रहे हो ना? पास नंबर 1 में आपके पास जो भी नंबर्स हैं, जो ये एरे के नंबर्स है ना, 711 एक नंबर था एरे का, तो उसको आप पास नंबर 1 में 1 से डिवाइड करके मॉड 10 करके आंसर निकाल लेना, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से आपको पता है सेम टू सेम नंबर आना है। तो 1 से डिवाइड करके मॉड 10 कर लोगे तो 1, ये वाला 1, लास्ट वाला 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान लगाओ। अच्छा, पास नंबर 2 में आपको ये वाला 1 बाहर चाहिए था, तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 10 करके आप कर रहे थे ना, डिवाइड बाय 10 मतलब वही बात है, हम p से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये देखो p बार बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये ध्यान से देखो आराम से, p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 10, बार बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है। तो सेकंड पास में हम डिवाइडेड बाय p ही रखेंगे, तो p की वैल्यू 10 होगी, तो हमारा काम बन जाएगा। तो वही बात है, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, और फिर हमारे पास मॉड 10 करके हम ये वाला 1 अलग कर लेंगे। पास नंबर 3 में अब p की वैल्यू बेटा 100 हो चुकी होगी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई बाय 10 बार बार कर रहे हैं, तो p की वैल्यू 100 हो चुकी होगी, तो यही p से हमने डिवाइड किया है और फिर मॉड 10 किया है। तो बस हमारा काम खत्म है लगभग। तो अब मैं क्या कहूंगा, हम एक लूप चलाएंगे पहले तो, फॉर से i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये एरे के एलिमेंट्स की कहानी है, हम एक एक करके एलिमेंट बाय एलिमेंट चलेंगे, है ना? तो वही बात है, ये तो आप ये वाली चाहे सीधी चला लो चाहे उल्टी चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सारी बातें काउंटिंग शॉर्ट में कर रखी है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा। तो काउंटिंग शॉर्ट वाली कहानी है बेटा ये, है ना? तो आपने पहले डिजिट के हिसाब से आपने सॉर्ट किया था, तो ये याद करो बेटा, मैंने क्या बताया था, ये 7 है, ये 9 है, एंड सो इसके हिसाब से था। तो आपने काउंट एरे लिया था, काउंट एरे में जा जाके वहां वहां पे इंक्रीमेंट किया था, ये चीज याद आ रही है ना? तो बस वही चीज मेरे को यहाँ पे अभी करनी है। ठीक है, तो मैं पहले अलग करता हूँ एलिमेंट को, है ना? तो ए ऑफ आई मैं लिखता हूँ, ए ऑफ आई वो एलिमेंट हो गया, डिवाइड मार लेना बेटा पी से, है ना? अगर पास 1 चल रहा होगा तो फिर ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और वो कोई फर्क पड़ना नहीं है, हमारे को पता है। और अगर हमारे पास 2 होगा तो ये p की वैल्यू 10 होगी, तो फिर 10 से डिवाइड हो जाएगा, एंड सो ऑन। हाँ जी, तो a ऑफ i डिवाइडेड बाय p, ठीक है, मॉड 10, तो ये रिमाइंडर आ गया। जो भी रिमाइंडर आया, अब उस पोजीशन में जाना है काउंट एरे में, तो आप यहाँ लिखो काउंट एरे, काउंट एरे में इस पोजीशन पे जाना है और क्या कर देना है बेटा, इंक्रीमेंट कर देना है।
तो अब ये मैंने अपना इमेजिन कर लिया, काउंट एरे मैंने ले रखा है, 10 एलिमेंट्स का है और उसमें सारी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 सेट है। आप लेना चाहते तो ऊपर एक ले लो ना, इंट काउंट एरे बना लो एंड सो ऑन। वो क्यों मैं फालतू के टाइम पास कर रहा हूँ, है ना, मेरे को तो सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना है। ठीक है, तो काउंट एरे हमने ज्यूम कर लिया, हमारे पास है और उसमें 10 एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। तो हम क्या कर रहे हैं, ए आई डिवाइडेड बाई पी कर रहे हैं, मॉड 10 कर रहे हैं और ये काउंट एरे में आकर के एक इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो ए आई डिवाइडेड बाई पी करने का मतलब क्या हुआ, हमने फर्स्ट पास में 1 से डिवाइड किया तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, डिवाइडेड मॉड 10 किया तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास, मतलब लास्ट डिजिट आ गई, तो वो हमारा इंडेक्स है, उस इंडेक्स पे जाकर के आपको इंक्रीमेंट करना था, वो मैंने कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे होगे, यही किया काम मैंने बेटा। ये देखो आराम से, ये 7 था तो मैं काउंट एरे में 7 इंडेक्स पे आया था, 0 को काट के मैंने 1 कर दिया था, मतलब इंक्रीमेंट किया था, तो वही काम मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। अच्छा जी, अब फिर वही बात, काउंट एरे को आपको वो ये ऐड कर करके लिखना होता था, तो वो काम भी हमारे को आता है। ठीक है ना, तो वो काम भी आता है हमारे को। तो अब हमारे पास, हम बाय डिफॉल्ट बेस 10 के लिए चल रहे हैं, अगर आप किसी और बेस के लिए चल रहे होगे तो फिर वही बात है, वो सारी कहानी बदल जाएगी, तो मैं उसमें घुसना नहीं चाहता, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। मेरे को तो कंसेप्ट समझाना है आपको, है ना। तो बस अब हम क्या कर लेंगे, तो हम ये लिख लेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। अच्छा, आई इज इक्वल टू 1 से हम शुरुआत करेंगे, है ना, और क्या करेंगे, count of I that will be equal to count of I प्लस काउंट ऑफ I माइनस 1। याद करो, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं पहले से, ये सिर्फ काउंटिंग सॉर्ट वाली कहानी है। मतलब वही बात है, 1 क्या होगा, 0 प्लस 1, 2 क्या होगा, 1 प्लस 2 एंड सॉन। ये याद आ रहा है ना, ये देखो, ये हमने जो ऐड कर करके लिखा हुआ है, सारा वही काउंटिंग सॉर्ट वाला लॉजिक है। तो 0 था, है ना, ये 0 था, तो उसके बाद फिर 2, तो 0 प्लस 2 2 आया था, फिर उसके बाद ऐसे से हम बढ़ाते चले गए थे, याद करो। ठीक है, तो फिर 2 प्लस 1 3 आया था, तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया था एंड सॉन। तो ये सारी कहानी हो चुकी है। तो अब बस हमारे को इंडेक्स बी एरे लेना है और बी एरे में जा करके ये इंडेक्स पे मतलब वो डिक्रीमेंट करके और वहां पे स्टोर करवाना है एंड सॉन। वो काम भी मैं दिखा देता हूँ, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो सारा काउंटिंग सॉर्ट वाला काम है, वो सब तो हमारे को पहले से ही आता है, उसमें है ही क्या, है ना। हाँ जी, तो ये अब हम अपना एरे निकाल चुके हैं, तो फिर अब हम क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है जी। हाँ, तो ये वही बी एरे बनाना है हमारे को। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट एरे को स्कैन किया करते थे, याद करो। तो राइट टू लेफ्ट यहाँ पे भी उल्टा ही चलाओ, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू n माइनस 1, उसके बाद फिर आई ग्रेटर देन और इक्वल टू, उप्स, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस। ठीक है, हमने लूप चला दी उल्टी। अच्छा जी, और अब हमारे को क्या करना है, बिल्कुल लास्ट प्लेस से लगा करके 0 तक आना है। और जो बिल्कुल लास्ट प्लेस में जो नजर आ रहा होगा आपको एलिमेंट, उसके क्योंकि उल्टा चलते थे, याद करो, स्टेबिलिटी मेंटेन कराने के लिए। तो आप पहले क्या करेंगे, ए ऑफ आई देखेंगे। ठीक है, ए ऑफ आई में ए ऑफ आई, अच्छा ये वही है ना, डिवाइडेड बाय पी, ए ऑफ आई डिवाइडेड बाय पी मॉड ऑफ 10। ये हमारी वही लास्ट डिजिट आ चुकी है। तो वो लास्ट डिजिट को देखा हमने और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग काउंट एरे के इंडेक्स में घुस गए। ठीक है, हम लोग ये नंबर से काउंट एरे के इंडेक्स में घुस गए, इसको मारा डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट करने के बाद बी एरे में इस लोकेशन पे जा करके आप क्या स्टोर कर देंगे, नंबर। कौन सा नंबर, ए ऑफ आई। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ये क्या किया बेटा मैंने, ए ऑफ आई डिवाइडेड बाय पी मॉड 10 करने से लास्ट डिजिट आ चुकी है हमारे पास। हमने किया क्या है, देखो आराम से, ये जो लास्ट नंबर था ना हमारे पास, ये जो बिल्कुल लास्ट लास्ट नंबर कौन सा है, ये है 711 है। 711 की ये लास्ट डिजिट को मैंने पकड़ा था ना, 1 को, और काउंट एरे में गया था, है ना, ये हमारा काउंट एरे जो बना हुआ था, उसमें 2 को काट के मैंने 1 किया था।
और फिर वन लोकेशन पे जाकर के मैंने ये स्टोर करा दिया था बी एरे में, और ये 711 स्टोर कराया है, तो मतलब वही ए ऑफ आई हो गया। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे, थोड़ा सा आप कोशिश करोगे समझने की, समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल काउंटिंग सॉर्ट वाला लॉजिक है, अगर आपको लॉजिक आता है तो ये सब चीजें आप बिल्कुल आराम से कर पा रहे होगे, 1% भी डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, बस तो यही काम हम करते चले जाएंगे, और हमारे पास ये मतलब एरे के अंदर एलिमेंट्स आते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऑटोमेटेड है, आप एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा। आप पास जब हमारे पास पी इज इक्वल टू p/10 कर लोगे तो वो सेकंड पास होगा। तो सेकंड पास में ये कहानी होगी, ए ऑफ आई डिवाइडेड बाय 10 करोगे और फिर मॉड 10 करोगे, तो ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हो सेकंड लास्ट डिजिट हमारे पास अलग हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो वो सब ये सब चलता रहेगा। ठीक है जी, चलो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। तो ये वेरिफिकेशन में होमवर्क में दे देता हूँ, आप प्लीज अपने आप होमवर्क में इसको वेरीफाई करते रहना। वैसे मैंने हिंट दे दिया, आइडिया दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो पूरा प्रॉपर एक बार चला करके देखना, तो ये होमवर्क में है, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है जी, आप देखो भाई आराम से फटाफट से, ये जो काउंट सॉर्ट है इसमें हमने कितना टाइम खर्च किया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात आएगी। एनालिसिस में अब आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एनालिसिस में मैंने आपको लास्ट क्लास में वैसे बता ही दिया था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, पूरा विद प्रूफ चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बेटा क्या होता था, इनपुट प्लस एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा स्पेस कितना लग रहा है और इनपुट में कितना स्पेस लग रहा है। तो इनपुट में बता दो भी फटाफट। इनपुट में हम क्या कहेंगे, एक तो एरे है एन एलिमेंट्स का बस, है ना, तो इनपुट में तो थीटा ऑफ एन टाइम है ही है, इनपुट में थीटा ऑफ एन है, प्लस एक्स्ट्रा स्पेस आपने कितना लिया बेटा, अगर हमारे पास एन एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स का एक एरे बी डिफाइन किया है हमने, है ना, और एक काउंट नाम का एरे है जो कि कितना लेंगे, अगर बी बेस होगा तो हम वो बी लेकर के चलेंगे, नहीं तो अगर बेस 10 है तो हम 10 एलिमेंट्स का लेकर के चल रहे हैं, है ना। तो वो बेस बी में मैं नहीं घुसा हूँ, आप जनरलाइज कर सकते हो, मैंने बेस 10 के लिए दिखा दी तो उसमें कोई खास है नहीं, बट इट विल वेस्ट आवर टाइम, मैं उसमें घुसना नहीं चाह रहा। बट आप इतना तो समझ ही पा रहे होगे कि जो लूप है ये हमने, ये जो लूप चलाई है ये 10 टाइम्स चलाई है, कांस्टेंट टाइम चलाई है, लेकिन अगर बेस भी होगा तो बी टाइम चल जाएगी, है ना, बी-1 टाइम, थोड़ा अच्छे से बोलेंगे तो बी-1, जीरो से बी-1 तक जाएंगे, या वन से, सॉरी हाँ, वन से बी-1 तक जाएंगे हम लोग ना, तो बी-1 टाइम चलेगी, -1 + 1 की कोई औकात नहीं, छोड़ दो, रफली बी, ऑर्डर बी टाइम बस। ठीक है, हाँ जी, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, तो बस ये चीज है। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में क्या लिखना है, एक तो थीटा ऑफ एन स्पेस आपने खर्च किया एरे बी डिफाइन करने के लिए, और एक आपने थीटा ऑफ बी, सॉरी बी, थीटा ऑफ एन स्पेस, टाइम नहीं स्पेस, हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कर रहे हैं, तो थीटा ऑफ एन स्पेस आपने खर्च किया टू डिफाइन द एरे बी, और ये थीटा बी टाइम खर्च किया आपने फॉर द जो भी बेस होगा उसके लिए आपने काउंट एरे डिफाइन किया था उसके लिए। ठीक है, तो टोटल हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, थीटा ऑफ n प्लस बी, दैट इज आवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर रेडिक्स सॉर्ट। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, व्हाट अबाउट माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बेटा देखना, और देखो हमारे को क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल भाषा में, एकदम एकदम सिंपल भाषा में बात करता हूँ आपके साथ। ये देखो आपने क्या किया है, ये लॉग एन टाइम्स लूप, लॉग एम टाइम्स, वेयर एम इज द मैक्सिमम एलिमेंट, लॉग एम टाइम्स ये लूप चली है। ठीक है, और उसके बाद ये काउंट शॉट चला है, काउंट शॉट में ये एन टाइम्स लूप चली है, ये भी वही बात है, एन टाइम्स लूप चली है, और फिर वही बात है, ये बी एरे को ए एरे में कॉपी करेंगे, वो स्टेप मैंने नहीं लिखा है, तो वो आप समझ ही पा रहे होगे, वो तो काउंटिंग शॉट वाली बात आपको आती है। अल्टीमेटली आपको एक बार यही लूप और चलानी पड़ेगी ना, यही लूप, और सारा का सारा कुछ जो भी बी एरे में है वो सारा ए एरे में, ए वाले एरे में कॉपी करना पड़ेगा, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब रफली एन प्लस बी टाइम्स, ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, ये एन टाइम्स लूप है ही है, जितनी बारी जो भी चल जाए, बट है तो एन टाइम्स ही, है ना। और ये क्या है, ये 9 तक मैंने चलाया बिकॉज बेस वॉज 10, नहीं तो आप बेस बी होगा तो रफली बी टाइम, तो एन प्लस बी, तो एन प्लस बी और यहाँ लॉग बेस एम, बस, सॉरी लॉग एम, है ना, लॉग बेस बी एम। हाँ जी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लॉग एम, लॉग एम टाइम्स चलाया आपने किसको, एन प्लस बी को। ठीक है, ये थीटा से आप कर दो, वेर एम इज द मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, एंड बी इज द बेस, एम इज द maximum element in array and b is the बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, जो भी नंबर सिस्टम आपने यूज किया है टू रिप्रेजेंट द नंबर्स, उनको रिप्रेजेंट करने का जो भी बेस होगा वो बी हमने ऐड कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपको कह देते हैं कि कंसिडर इंटीजर्स इन बेस 10 with the maximum number of elements as with the maximum element having say 5 digits and so मैं क्वेश्चन बना देता हूँ बढ़िया सा, तब आप समझ जाओगे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल रहे हैं। तो आप बोल देंगे कि वी वांट टू सॉर्ट एरे, या सॉर्ट एरे, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, sort array of integers
रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल नंबर सिस्टम, रिप्रेजेंटेड मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बता दिया कि बेस 10 चल रहा है, रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल नंबर सिस्टम एंड maximum element in array is having say 10 digits, 10 digits, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेडिक्स सॉर्ट विल बी क्या होगा, सॉर्ट एरे ऑफ n इंटीजर्स में लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है सॉर्ट एरे ऑफ n इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल नंबर सिस्टम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे इज हैविंग 10 डिजिट्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेडिक्स सॉर्ट विल बी, तो थीटा ऑफ ये m की वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना। तो वही बात है, log 10 कांस्टेंट है, उड़ाओ, है ना। और b बेस हमारे पास 10 है, वो भी उड़ा दो, n प्लस 10 हो जाएगा। तो आप मैं इसको ऐसे लिख दूं, log 10 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 10, बेस 10 था ना इसीलिए। तो कांस्टेंट कांस्टेंट की कोई औकात नहीं, हटाओ यहाँ से थीटा ऑफ एन, तो मैं क्या कहूंगा लीनियर टाइम में सॉल्व कर दिया, इसको लीनियर लीनियर टाइम बोलते हैं ना। तो जस्ट लाइक योर काउंटिंग सॉर्ट, इसने भी लीनियर टाइम में सॉर्टिंग कर दी, लेकिन लीनियर टाइम में सॉर्टिंग के लिए काफी सारी कंडीशंस हमारे को क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, कि बेस हमारे पास गिवन है, बेस 10 में काम चल रहा है, और मैक्सिमम डिजिट्स हमारे पास गिवन होने चाहिए, कि कितनी डिजिट्स हैं, वो कांस्टेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास गिवन होनी चाहिए, ठीक है। आप वो बोल देते कि हैविंग डिजिट्स से लॉग एन डिजिट्स, तो लॉग एन से मल्टीप्लाई कर देते, तो एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है रेडिक्स सॉर्ट की, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहीं पे बोल देता कि हैविंग 10 डिजिट्स की बजाय लॉग एन डिजिट्स, लॉग एन डिजिट्स, तो आप क्या बोल देते, लॉग एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस बेस 10 था तो 10 कर लेंगे, तो थीटा लगा देंगे आगे, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, थीटा एन लॉग एन, एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी रेडिक्स सॉर्ट की। वो तो देखना पड़ेगा ना बेटे, क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे पूछने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, ये होने वाला है रेडिक्स सॉर्ट का, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखना, रेडिक्स सॉर्ट के लिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि काउंटिंग सॉर्ट यूज करनी है, बाय डिफॉल्ट हम काउंटिंग सॉर्ट यूज करते हैं, लेकिन अगर आप कोई और सॉर्टिंग यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो। और हमने काउंटिंग सॉर्ट क्यों यूज करी, क्योंकि वो एकदम फिट बैठती है बेटा, एकदम बढ़िया, इतनी फर्स्ट क्लास बैठती है रेडिक्स सॉर्ट के अंदर, की मजा आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे को पता है ना, हमारे पास जो डिजिट्स हैं, ये देखो, जो भी आप एन एलिमेंट्स लेकर के चलोगे उसमें डिजिट्स होंगी ना, है ना। तो जो भी डिजिट्स होंगी वो 0 से 9 के बीच में ही होंगी। वो काउंटिंग सॉर्ट वही बोलता था कि रेंज फिक्स होनी चाहिए, और बार बार रिपीट भी हो रही होंगी, 1 बार बार रिपीट हो रहा होगा, 2 बार बार, 3 ऐसी एंड ऑन, तो रिपीट्स भी हो रही होंगी। तो रिपीटेशन वाली बात भी काउंटिंग सॉर्ट के फेवरेबल है, उसके बाद रेंज जो है वो भी फेवरेबल है, तो बहुत बढ़िया और फर्स्ट क्लास तरीके से वो आपको सॉर्ट करके देगा, और स्टेबल तो है ही है, बस वही बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर हम लोग काउंटिंग सॉर्ट एकदम फिट बैठती है इसके अंदर, इसलिए हमने उसको यूज किया है। अच्छा जी, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो थोड़े से कई बार घुमा के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। तो हमने ये देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, तो इन इफ सिलेक्शन सॉर्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ काउंटिंग सॉर्ट टू सॉर्ट डिजिट बाय डिजिट इन रेडिक्स सॉर्ट, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेडिक्स सॉर्ट विल बी। बहुत प्यारा सवाल है, तारे बना लो इस पे बेटा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हमारे को इतना पता है कि रेडिक्स सॉर्ट है अगर, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या यूज कर रही है, काउंटिंग सॉर्ट। अगर कुछ नहीं दिया हुआ, रेडिक्स सॉर्ट ने बाय डिफॉल्ट काउंटिंग सॉर्ट को यूज करना है टू सॉर्ट डिजिट बाय डिजिट, काउंटिंग सॉर्ट टू सॉर्ट डिजिट बाय डिजिट, है ना, क्योंकि सबसे बेस्ट है और सबसे बढ़िया तरीके से वो फिट हो रही है रेडिक सॉर्ट में, इसलिए काउंटिंग सॉर्ट का ही यूज किया जाता है ना। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सब हमने निकाल ली, लेकिन अब इसने क्या कह दिया कि काउंटिंग सॉर्ट की बजाय आपने सिलेक्शन सॉर्ट को यूज कर लिया टू सॉर्ट द डिजिट बाय डिजिट, तो रेडिक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बहुत प्यारा सवाल है, इसलिए मैंने तारे बनाया है। आप बोलेंगे कि ये आंसर, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि रेडिक्स सॉर्ट जिस भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम को यूज करेगी टू सॉर्ट डिजिट बाय डिजिट, वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्टेबल होना बहुत जरूरी है, वो स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो आप मुझे बताओ, क्या सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल है, वो तो स्टेबल है ही नहीं, तो इसका मतलब रेडिक्स सॉर्ट में सिलेक्शन सॉर्ट का यूज किया ही नहीं जा सकता। और क्यों स्टेबल होना जरूरी है वो बात मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं और प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं, तो मेरे ख्याल बार बार बोल के मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो स्टेबल बहुत जरूरी है भाई, अगर एल्गोरिथम स्टेबल नहीं है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टेबल नहीं है, तो रेडिक सॉर्ट उसका यूज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्वेश्चन बकवास है, इसका कोई आंसर नहीं है, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। आप सीधा बोल सकते हो कि इसके आंसर में बोलना है कि रेडिक सॉर्ट कैन नॉट यूज सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, इफ बबल सॉर्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ काउंटिंग सॉर्ट टू सॉर्ट डिजिट बाय डिजिट इन रेडिक सॉर्ट, एट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेडिक सॉर्ट विल बी। तो पहले तो ये देखो भी, बबल सॉर्ट स्टेबल थी, हाँ जी, बबल सॉर्ट हमारी स्टेबल थी, स्टेबल थी बेटा, स्टेबल थी, तो मैं इसको आराम से यूज कर सकता हूँ, कर लो यूज, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। हाँ, बट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, है ना। हमारे को इतना पता है कि अगर डी डिजिट्स हैं हमारे पास, है ना, डी डिजिट्स हैं, या डी डिजिट का मैक्सिमम नंबर है, तो डी पासेस चलेंगे, ठीक है। तो डी इज द डिजिट्स in maximum number, in maximum element, digits in maximum element of array, maximum element in array लिख देता हूँ, जो भी, या इन एरे ए, जो भी एरे ए गिवन होगा उसमें मैक्सिमम एलिमेंट, डिजिट्स इन मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे ए इज डी। तो उतने ही पासेस चलेंगे ना, तो डी मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी चिपका दो, है ना। वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट की क्या होती थी, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर यहाँ चिपका देंगे और यहाँ लिख देंगे थीटा डी इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि डी पासेस चल रहे हैं ना। हर पास में, बस सिंपल भाषा में बात करो, हर पास में बबल सॉर्ट कॉल होती चली जाएगी। जैसे हर पास में काउंटिंग सॉर्ट कॉल हुई थी, याद करो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, प्रोग्राम बना के दिखाया था ना। देखो मैंने बोला था कि ये है बेसिक। अगर आपसे कोई पूछेगा रेडिक्स सॉर्ट क्या है, तो आप बोलोगे बेटा ये है रेडिक्स सॉर्ट, बस ये है रेडिक्स सॉर्ट। आगे तो जो कुछ कर रहे हो वो तो काउंटिंग सॉर्ट वाली कहानी थी ना, वो तो कोई नई बात नहीं थी, तो बस थोड़ा बहुत उसमें हेर फेर किया हमने और कुछ नहीं किया। तो ऐसे हेर फेर करके हम बबल सॉर्ट बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये वही बात है, ये पासेस तो चलने ही चलने हैं, और उसके बाद ये है, तो जितने भी और वो पासेस कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जितने हैं। तो अगर मैंने बोल दिया कि डी डिजिट्स है हमारे पास, तो डी इंटू एन स्क्वायर, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अच्छा, और इसने अब वैसे कुछ बताया तो है नहीं, तो हम बोल देंगे कि मैक्सिमम नंबर अगर एम है, जो भी एन एलिमेंट्स की लिस्ट है उसमें मैक्सिमम नंबर अगर एम है, तो लॉग एम पासेस चलेंगे, और हर एक पास की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर इन द वर्स्ट केस। तो थीटा लॉग एम इंटू एन स्क्वायर, दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर द, अगर हमने बबल सॉर्ट यूज करी रेडिक्स सॉर्ट में। तो और ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे बोला ही नहीं कौन सा केस, तो बेटा एवरी वर्स्ट केस की कहानी कर देंगे हम लोग, है ना, क्योंकि बबल सॉर्ट में बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस वाली कहानी थी, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैं हमेशा बबल सॉर्ट का वर्स्ट केस ही लेकर के चलूंगा, और डी टाइम्स एन स्क्वायर विल बी आवर आंसर, तो लॉग एम इंटू एन स्क्वायर इज आवर आंसर, क्योंकि ये ध्यान रखना भाई, हमेशा वर्स्ट केस की कहानी करनी होती है। अच्छा, और पीछे जो हमने ये काउंटिंग सॉर्ट वाली बात करी थी ना, तो ये भी ध्यान रखना, हमने ये आंसर जो निकाला था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपको पता है भाई काउंटिंग सॉर्ट में कोई बेस्ट, कोई वर्स्ट, कोई एवरेज, सब बराबर है, एवरी केस है, तो ये ध्यान रखना, थीटा लॉग एम इंटू एन प्लस बी, दैट इज एवरी केस, हर एक केस में यही कॉम्प्लेक्सिटी आएगी रेडिक्स सॉर्ट की, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये भी कहानी हो चुकी है, तो मतलब बेसिक जो क्रक्स है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बार बार समझा रहा हूँ बेटा, रेडिक्स सॉर्ट कुछ नहीं है, आपको डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट करना है। अब डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट करने के लिए आपको जो मन कर रहा है आप वो एल्गोरिथम चला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कल को आप कंफ्यूज होगे कि एग्जैक्टली रेडिक्स सॉर्ट है क्या। तो रेडिक्स मतलब होता है बेस, है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो सॉर्ट डिजिट बाय डिजिट, बस सॉर्ट डिजिट बाय डिजिट, ठीक है। और इसको ये सॉर्ट करने के लिए डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट है, तो कौन सा एल्गोरिथम चलाना है वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो भी एल्गोरिथम चलाना, इस बात का ध्यान रखना वो स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो फिर रेडिक्स सॉर्ट वो नहीं यूज कर पाएगी। और क्यों स्टेबल ना हो तो क्या दिक्कत होगी एंडरसन, वो सब बातें मैं आपके साथ पहले बहुत बार कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से मुझे बार बार वो सब नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। और सबसे बढ़िया, जो सबसे बेस्ट फिट बैठती है रेडिक्स सॉर्ट के लिए, डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट करने के लिए, वो होती है बेटा काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट से बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया और फर्स्ट क्लास आंसर निकलता है, और वो सबसे ज्यादा बेस्ट फिट इसी में रेडिक्स सॉर्ट में यही बैठती है, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम काउंटिंग सॉर्ट से ही काम करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं दिया हुआ रेडिक्स सॉर्ट के साथ कौन सा एल्गोरिथम यूज किया सॉर्टिंग के लिए एंड ऑन, तो बाय डिफॉल्ट आप काउंटिंग सॉर्ट मान करके चलेंगे, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम काउंटिंग सॉर्ट ही मान करके चलेंगे, ठीक है जी। तो आई होप क्लैरिटी आ गई होगी सबको। अच्छा, अब वो घिसे पिटे सवाल आएंगे छोटे छोटे से कि ये स्टेबल है या नहीं है। अरे भाई, रेडिक्स सॉर्ट 100% स्टेबल है, क्योंकि इनसाइड जो वो एल्गोरिथम यूज कर रहा है वही इटसेल्फ स्टेबल होना चाहिए। अच्छा, अब वो फालतू का सवाल आ सकता है कि अगर इनसाइड वाला, आपके मन में आ सकता है, सवाल तो नहीं आएगा वो, लेकिन आपके मन में आ सकता है कि व्हाट इफ इनसाइड जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट करने के लिए वही स्टेबल ना हुआ तो। अभी तो बताया है, फालतू का सवाल है, स्टेबल ना हुआ तो रेडिक्स सॉर्ट चलने नहीं वाला, है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान रखना, रेडिक्स सॉर्ट इज ऑलवेज स्टेबल, ठीक है, इट इज ऑलवेज स्टेबल। अच्छा, अब रेडिक्स सॉर्ट इज ऑलवेज स्टेबल, ध्यान रखना।
क्योंकि रेडिक्स सॉर्ट एक्चुअली तो सॉर्ट है ही नहीं, ये तो बस डिजिट बाय डिजिट करवाती है और सॉर्टिंग करने के लिए किसी और एल्गोरिथम का हेल्प लेती है। तो जिस भी एल्गोरिथम का हेल्प लेगी वो स्टेबल होना चाहिए, तभी काम कर पाएगा। रेडिक्स सॉर्ट नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो फिर अल्टीमेटली ये भी स्टेबल निकलेगी निकलेगी, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो ध्यान रखना, रेडिक्स सॉर्ट एक्चुअली सॉर्ट नहीं है, वो तो किसी और सॉर्टिंग एल्गोरिथम का हेल्प लेती है। अच्छा जी, उसके बाद फिर बात उठेगी क्या ये इन प्लेस है या आउट प्लेस है। तो बात वही उठेगी भाई, है ना, इन प्लेस या आउट प्लेस। तो वो देखना पड़ेगा भाई, आपने जो अंडरलाइंग एल्गोरिथम यूज किया है वो कैसा है, इन प्लेस है या आउट प्लेस है। तो अगर मैं बात करूं काउंटिंग सॉर्ट की, जो कि बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं रेडिक्स सॉर्ट में, वो आपको पता है आउट प्लेस है। तो रेडिक्स सॉर्ट कैसी बन जाएगी, बाय डिफॉल्ट आउट प्लेस बन जाएगी। ठीक है, अगर सवाल आएगा पेपर में कि रेडिक्स सॉर्ट इन प्लेस है या आउट प्लेस है, तो आप आउट प्लेस पे टिक लगाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट काउंटिंग सॉर्ट ही रेडिक्स सॉर्ट यूज करती है। अच्छा, अब क्वेश्चन घुमा के आ जाए कि अगर रेडिक्स सॉर्ट में हमने बबल सॉर्ट का यूज किया है तो रेडिक्स सॉर्ट कैसी बनेगी, तो आप ऑफ कोर्स बोलेंगे इन प्लेस बनेगी, क्योंकि बबल सॉर्ट हमारी इन प्लेस है। अच्छा, सिलेक्शन सॉर्ट का यूज किया तो बोलोगे सवाल ही बकवास है, सिलेक्शन सॉर्ट का हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेबल नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा रेडिक्स सॉर्ट uses bubble sort to sort digit by digit, तो अब वो स्टेप, अब वो इन प्लेस है या आउट प्लेस है। तो आप क्या बोलोगे कि सिंस बबल सॉर्ट इज इन प्लेस, तो अल्टीमेटली ये भी कैसे बन जाएगी, इन प्लेस बन जाएगी। बबल सॉर्ट इन प्लेस, तो अल्टीमेटली रेडिक्स सॉर्ट इन प्लेस बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे को बार बार नहीं बोलना चाहिए, ये सब क्लैरिटी आ रही होगी आप सब लोगों को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए, तो इन प्लेस वाली बात होगी, स्टेबल वाली बात होगी। देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन बचा है तो हम, हाँ एक ही क्वेश्चन बच रहा है, इसको हम कर लेते हैं। इफ इन प्लेस ऑफ नंबर्स we use strings, then in pass one of radix sort we will compare first character और last character। ये बड़ा प्यारा सवाल है भाई। देखो, पास वन में हम अगर नंबर्स लेकर के चल रहे थे तो मैंने आपको बताया था LSB से स्टार्ट करना है। जैसे 3 2 1 है और 1 2 3 है, तो आपने लास्ट डिजिट से स्टार्ट किया था मैचिंग करवाना। पास वन में लास्ट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से हमने काम किया था। तो अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, हमने उनको कंपेयर करना है या उनको सॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रेडिक्स सॉर्ट। तो स्ट्रिंग्स में क्या होगा, स्ट्रिंग्स क्या होता है, एरे ऑफ कैरेक्टर, वो आप जानते हो। तो जैसे मैंने लिख लिया से इनेबल, एक ऐसी मैंने कुछ भी इंग्लिश वर्ड लिख लिया, और एक लिख लिया आई, और एक लिख लिया मैंने एलिफेंट। ठीक है, तो अब बताओ क्या, या कुछ और ले लें। ये ई वाला हो गया ना, तो एक ए वाला या बैट ले लेते हैं, बैट। ठीक है, अच्छा अब बताओ जरा इसको कैसे, डिक्शनरी में कैसे होता है, सबसे पहले बी वाला आएगा ना, तो हम उसको लिखेंगे, बैट सबसे पहले आएगा। उसके बाद फिर ये ई और ई मैच हो रहा है, तो ये एन पहले आ रहा है ना वाई से, तो इसलिए ये वाला होगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इनेबल, और उसके बाद क्या लिखेंगे, आई। ऐसे ऐसे करके लिखोगे ना, तो ऑफ कोर्स आप कैसे चल रहे हो, डिक्शनरी कैसे चल रही है, लेफ्ट टू राइट। तो इसलिए ध्यान रखना, पास नंबर 1 में आप फर्स्ट कैरेक्टर के हिसाब से सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वी विल कंपेयर फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर, तो वी विल कंपेयर फर्स्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी। और वही बात है, प्लीज ध्यान रखना, ये जो मैंने बोल दिया कंपेयर, तो वो एक्चुअली मैंने रफ वर्ड यूज कर दिया। एक्चुअली रेडिक्स सॉर्ट भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है, प्लीज ध्यान रखना। ऐसा क्यों है, अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको अपने आप से आंसर समझ में आएगा। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में मैंने जैसे आपको पढ़ाया था, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है। उसमें क्या हो रहा था, हम एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करते थे। जैसे मैं बोलता था 321 बड़ा है 123 से, ऐसे करके हम लोग कंपेयर किया करते थे पूरे पूरे एलिमेंट्स को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा, हम तो डिजिट्स बाय डिजिट चल रहे हैं। ठीक है, अब एक बढ़िया बात बोलता हूँ, आपके मन में आएगा कि सर रेडिक्स सॉर्ट कंपैरिजन बेस है या नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा कि हमने अंडरलाइंग एल्गोरिथम कौन सा यूज किया है। अगर रेडिक्स सॉर्ट ने, आपके मन में आएगा कि अगर रेडिक्स सॉर्ट ने अंडरलाइंग एल्गोरिथम बबल सॉर्ट यूज कर लिया, और आप बोलोगे कि बबल सॉर्ट तो हमारी स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सॉरी बबल सॉर्ट तो हमारी कंपैरिजन बेस है, या रेडिक्स सॉर्ट ने इंसर्शन सॉर्ट यूज कर लिया एज ए अंडरलाइंग एल्गोरिथम, तो इंसर्शन सॉर्ट तो कंपैरिजन बेस है, तो अपने आप से रेडिक्स सॉर्ट तो कंपैरिजन बेस एल्गोरिथम बन गई, है ना। और अगर रेडिक्स सॉर्ट ने काउंटिंग सॉर्ट को यूज किया एज ए अंडरलाइंग एल्गोरिथम टू सॉर्ट डिजिट बाय डिजिट, तो आप बोल दोगे कि रेडिक्स सॉर्ट कंपैरिजन बेस नहीं बनेगी, है ना। लेकिन एक्चुअली आप ठीक तरीके से नहीं सोच रहे हो। अगर आप बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट भी लेकर के चलते हो, तो भी बेटा आपने डिजिट बाय डिजिट कंपेयर किया होगा। जैसे मैं 321 123 ऐसे लिखता हूं, तो आपने 321 और 123 को पूरा पूरा थोड़ी कंपेयर किया, आपने तो ये देखा 1 और 3 को कंपेयर करके, है ना, डिजिट बाय डिजिट। फिर 2 और 2 को कंपेयर किया, फिर 3 और 1 को कंपेयर किया, एंड सॉन। तो पूरे एलिमेंट्स तो मैंने कंपेयर नहीं किया ना। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में वी हैव टू डू कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट्स, हमने एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर करके देखना है। मैं यहाँ पे तो वो कर ही नहीं रहा।
ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो ध्यान रखना, अगर आप रेडिक सॉर्ट में एज ए अंडरलाइंग एल्गोरिथम काउंटिंग सॉर्ट यूज करते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट है ही है, तो वहां पे तो आपको डाउट आएगा ही नहीं। आप बोलोगे कि ये तो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है रेडिक सॉर्ट। लेकिन अगर अगर क्वेश्चन में आ जाए कि रेडिक सॉर्ट ने बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट यूज किया है एज ए अंडरलाइंग एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग डिजिट बाय डिजिट, तो इसका मतलब रेडिक सॉर्ट कंपैरिजन बेस्ड बन जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो फिर भी कंपैरिजन बेस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हमारे को पता है हम डिजिट बाय डिजिट कंपेयर करेंगे, हम पूरे पूरे एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करेंगे। अगर आप पूरे पूरे एलिमेंट्स को कंपेयर करते हो तब वो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहलाया जाता है। आई होप आप समझ गए होगे, मैंने काफी बार रिपीट किया है, आपके दिमाग में अच्छे से कंसेप्ट बैठ गया होगा। ठीक है जी, चलो इतना रहते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम लोग एक नए सॉर्टिंग एल्गोरिथम की कहानी करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।